हेलो स्टूडेंट्स, सोशल भी सविता चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन उसके चैप्टर 1 करेंगे, भारतीय संविधान। तो देखिए हमारा चैप्टर जो 1 है भारतीय संविधान, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा बुक है और जो न्यू एनसीईआरटी बुक जो हमारा सेशन 25-26 है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहले हम अभ्यास के करेंगे, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए हम अपना शुरू करते हैं प्रश्न, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए यहाँ पे अब आंसर हम देखिए, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत निम्न कारणों से पड़ती है। पहला पॉइंट है, संविधान से राजनेताओं के सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। सेकंड है, संविधान नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है तथा उनके अधिकारों की रक्षा करता है। थर्ड पॉइंट है, संविधान शासन व्यवस्था को नियमानुसार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फोर्थ पॉइंट है, संविधान सभी नागरिकों के मूल एवं आदर्शों का निर्धारित करता है। 5 पॉइंट है, संविधान शासन की शक्तियों का सीमित करता है। और 6 है, संविधान शासन की निरंकुशता को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए दो दस्तावेज के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल में संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा संविधान से लिया गया है। तब चलिए हम देखते हैं दोनों कॉलम में क्या है। पहला कॉलम है 1990 का नेपाल का संविधान भाग 7 कार्यपालिका और दूसरा कॉलम है 2015 का नेपाल के संविधान भाग 7 संघीय कार्यपालिका। अब हम देखते हैं पहला में क्या है। अनुच्छेद 35 कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम न्यायाधीश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। अब अगला है अनुच्छेद 75 कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगी। तो ये देखिए, अब ये नीचे दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में ही है अभी। नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्तियां के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल का एक नए संविधान की जरूरत है? क्यों? देखिए अब यहाँ 2 दिया हुआ है, तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है? तो हमें क्या लगता है कि हमें नेपाल के लिए नया संविधान की जरूरत है? चलिए अब हम आंसर देखते हैं। 1990 के नेपाल के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा एवं उसके मंत्रिपरिषद के पास होते थे। मतलब वहां के जो पावर थे, वहां के राजा और मंत्री जो थे परिषद उनके पास। जबकि 2015 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में है और 2015 के संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियां चुने हुए प्रतिनिधि के पास है। इसलिए नेपाल को लोकतंत्र व्यवस्था पर आधारित एक नए संविधान की जरूरत है ताकि लोगों का अधिकार हो। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों को की शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो क्या होता? आंसर, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की, यहाँ देखिए शक्ति होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा, पर कोई अंकुश ना होता तो वे सत्ता के शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये सभी योजनाएं और नीतियां अपने फायदे के लिए बनाना शुरू कर सकते हैं। वे विरोधियों को जेल में डाल देते हैं जैसे राजतंत्र में होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है?
इसका एक एक कारण बताइए। अब यहाँ देखिए हमारा दिया है क, ख, ग, घ। क में दिया है एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। ख है एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखिए यहाँ 5% लोग। ग है एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। ग है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। अब हम इनका आंसर देखते हैं। अभी देखिए हमारा आंसर। अब पहला प्रश्न के देखिए आ गया। इन स्थितियों में महिला शिक्षक अल्पसंख्यक है। हमें महिला शिक्षकों के विचारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि संविधान में सभी महिला पुरुष को समानता का अधिकार है। मतलब इक्वलिटी है, सभी समान है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ख है इस स्थिति में बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं। मतलब अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या है। हमें उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए क्योंकि संविधान में सभी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि सभी को अपने धर्म मानने को अधिकार है। यह है इस कारखाने में मांसाहारी लोग हैं। हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संविधान में सभी को अपने भोजन चुनने का अधिकार है जिसको जो खाना है। है कक्षा में गरीब परिवारों के छात्र अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब कम है। हमें गरीब छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए क्योंकि संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है। मतलब हमारे संविधान में चाहे कोई गरीब हो अमीर हो सबके क्या है, बराबर के अधिकार है, समान अधिकार है। तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य लिखिए। आपकी राय यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ कुछ मुख्य आयाम है और यहाँ महत्व मतलब अभी क्वेश्चन है, इसके बाद हम आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ संघवाद है, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और संसदीय शासन पद्धति। अब हम आंसर देखते हैं। चलिए अब हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अभी देखिए मुख्य आयाम संघवाद। संघवाद में देखते हैं महत्व। पहला पॉइंट है संघवाद में एक से अधिक सरकारें होती हैं जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सेकंड पॉइंट है संघवाद में विभिन्न स्तरों की सरकारों की शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा। अब महत्व में देखते हैं इसका। पहला पॉइंट है इसमें शासन की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांट दिया जाता है। यहाँ देखिए। अब सेकंड पॉइंट है ये तीनों अंग एक दूसरे पर अंकुश लगाते हैं। इस तरह के तीनों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। मतलब सभी एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखते हैं। मतलब एक दूसरे को क्या नजर रखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका दिन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका के दिन है कि तीनों आपस में एक दूसरे पर अंकुश। मौलिक अधिकार अब देखते हैं। पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार नागरिकों को सत्ता के मानने का प्रयोग से बचते हैं। मतलब मौलिक अधिकार नागरिकों को सत्ता के मनमाने प्रयोग से बचते हैं। और सेकेंड है मौलिक अधिकार जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकता है। मतलब किसी भी प्रकार के किसी के साथ अन्याय होता है तो मौलिक अधिकार उसे रोकता है। संसदीय शासन पद्धति। पहला है संसदीय शासन प्रणाली में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनाव करती है। सेकेंड है इस प्रणाली में शासन पर संविधान और जनता का पूरा नियंत्रण रहता है। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 है उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमा निम्न पड़ोसी देश से लगते हैं। अब देखिए नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। तो क्या है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कौन कौन से पड़ोसी देश से सीमा लगती है। तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और त्रिपुरा है, असम है। और ख है भूटान। तो भूटान को देखिए पश्चिम बंगाल से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल की कौन कौन सी सीमा लगता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है
भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं? ये देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। सेकेंड है, संघवाद से क्या समझते हैं? ये देखिए, संघवाद एक स्थानगत प्रणाली है जिसे पंचायत स्तर पर प्रांतीय स्तर की सरकारें और केंद्रीय स्तर की सरकारें एक साथ एक ही देश में अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करते हैं। यह सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। इसका मतलब है एक देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना, इसे हम संघवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, लोकतंत्र है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान से संबंधित मुख्य 3 बातें। भारत के संविधान से संबंधित मुख्य 3 बातें निम्न है। पहला है, भारत का संविधान बहुमत के साथ साथ अल्पमत को भी सुरक्षा एवं अधिकार देता है। सेकेंड है, केंद्रीय तथा राज्य सरकार को अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। थर्ड है, राष्ट्रपति भारत का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। अब अगला देखिए, संविधान से क्या अभिप्राय है? आंसर देखिए, संविधान नियमों की एक किताब है जो किसी देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा बताती है और उनमें उन आदर्शों का स्पर्श किया जाता है जिनका ध्यान में रखकर कोई सरकार देश के शासन चलाती है। मतलब संविधान एक किताब की तरह है और उसमें एक नियमों का है लेखा जोखा और उसके तहत हम सभी नागरिकों को उसका पालन करना होता है। अब अगला हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से हमारा मौलिक अधिकार 6 है और आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए सभी बुनियादी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अगला है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन से अधिकार दिया गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्योंकि कानून के नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं। किसी के साथ ऐसे लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आप कानून की सहारा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, शोषण क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों के 2 प्रावधान बताइए। आंसर देखिए, किसी व्यक्ति की मेहनत एवं स्थिति के गलत लाभ उठाना और उसके परिश्रम को उचित मजदूरी न देना या मौलिक अधिकारों का हनन या शोषण है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के 2 प्रावधान निम्नलिखित है। पहला है, शोषण के अंतर्गत व्यक्तियों के खरीदने और बेचने पर रोक है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो देखिए आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्न अधिकार शामिल है। पहला है, इंसान के खरीद बिक्री पर रोक। सेकंड है, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी। थर्ड है, जबरदस्ती कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। और फोर्थ है कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों की मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। तो इस तरह से इस चैप्टर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप देख सकते हैं। आप वीडियो अच्छे से देख करके कर लीजिएगा और इसे याद भी करिएगा। और अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट भी करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।